आज हम सब स्टैटिस्टिक के चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टैबुलेशन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण सारणियाँ के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सारिणी का प्रारूप है। फॉर्मेट ऑफ ए टेबल इज टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, सारिणी संख्या, शीर्षक, मुख्य टिप्पणी। ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से सभी। जब हम लोग एक टेबल बनाते हैं तो टेबल के फॉर्मेशन में टेबल नंबर, टेबल टाइटल, हेड नोट ये सब डाला जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, सारणीयन का आधार है। द बेसिस ऑफ टैबुलेशन इज क्लासिफिकेशन, टेबल, डाटा, नन ऑफ दिस। जब हम लोग सारिणी बनाते हैं या टैबुलेशन करते हैं, डेटा को टैबुलेशन में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और ये वर्गीकरण या तो गुण के आधार पर, क्वालिटी के आधार पे, या तो ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, या तो क्रोनोलॉजिकल काल समय के आधार पे, या फिर क्वांटिटेटिव नंबर के आधार पे हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पे किया जाता है, बट सबसे पहला काम हम लोग क्लासिफिकेशन का करते हैं। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रोज आर कॉल्ड टेबुलेशन। सारणीयन, सारणी क्या होता है? एक टेबल के फॉर्म में डेटा को अरेंज करके उसे व्यवस्थित करते हैं, सजाते हैं। तो यहाँ रोज और कॉलम बने होते हैं जिसमें हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्धियों की जांच तुलना है। चेक, एरर्स, कंपैरिजन आर। अशुद्धियों की जांच, इसको हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ टेबल में पढ़ते हैं, सारणी के महत्व में पढ़ते हैं। पाई चार्ट में तो टेबल के बारे में हम सब नहीं पढ़ते, क्योंकि पाई ग्राफ जो होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में अलग अलग डिवीज़न होता है। तो बोथ भी नहीं हो सकता, नन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। बहुगुण सारिणी में होती है। मैनिफोल्ड टेबल कंटेन्स। बहुगुण सारिणी में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैनिफोल्ड टेबल बनाए जाते हैं। केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अगर टेबल बनाया गया तो उसे कहते हैं एक गुण सारिणी। दो विशेषताओं के आधार पर द्विगुण सारिणी, और दो से अधिक विशेषताओं के आधार पर जब टेबल फॉर्मेशन होता है तो उसे बहुगुण सारिणी कहते हैं। 6, जब किसी सारिणी में दो तरह की सूचना प्राप्त होती है तो वह कहलाती है। When two types of information is obtained from a table, then it is called double table. द्विगुण सारिणी। सारणीयन की सहायता से समंकों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। The effect of data on the mind through tabulation is temporary. अस्थायी प्रभाव होता है। सारणी की सहायता से जो हम लोग बनाते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो हमारे माइंड पे टेम्पररी इफेक्टिव होता है। पंक्ति व स्तंभ है। रोज एंड कॉलम्स आर टेबुलेशन। टेबल सारिणी है। सारिणी परिणाम होता है। टेबल इज कंसिक्वेंस ऑफ। सारणीयन टेबुलेशन का रिजल्ट होता है सारिणी। सारिणी की पंक्तियों का शीर्षक कौन है? Which of the following are the title of rows of the table? जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसमें हम लोग रोज और कॉलम बनाते हैं। तो रो का जो हेडिंग होता है या शीर्षक होता है उसको कहते हैं स्टब्स, और जो स्तंभ मतलब कॉलम का शीर्षक होता है उसको कहते हैं कैप्शन। एक से अधिक विशेषताएं हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स टेबल या जटिल सारिणी कहते हैं। सूचना के स्रोत सारिणी के अंत में लिखे जाते हैं। सोर्सेज, कहाँ से हमने ये डेटा को कलेक्ट किया है और वहाँ पे मेंशन किया है। तो ये जो सूचना होता है इसे हम लोग टेबल के अंत में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। एक सांख्यिकीय सारिणी आंकड़ों का पंक्ति व कॉलम में व्यवस्थितीकरण करना है। किसने कहा? A statistical table is a systematic organization in rows and column. Who said this? ऐसा लिस्वेंजर ने कहा। लिस्वेंजर। सारिणी का प्रकार कौन नहीं है? विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टेबल। सामान्य उद्देश्य वाली सारिणी, विशेष उद्देश्य, दोनों,
तो ये सारिणी का प्रकार इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सारिणी का उचित आकार होना चाहिए, किसने कहा? हु सेड टेबल शुड हैव सुटेबल साइज? प्रोफेसर किंग ने कहा कि जब हम लोग टेबल फॉर्मेशन करते हैं तो ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ये एक परफेक्ट साइज का होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। द टोटल एंगल ऑफ ए सेंटर ऑफ ए पाई चार्ट इज 360 डिग्री। एक पाई चार्ट जब बनता है तो वो एक कंप्लीट सर्कल होता है और सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। सबसे अधिक बार आने वाले को कहते हैं। वैल्यू ऑफ दैट ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स आर कॉल्ड। किसी सीरीज में जो वैल्यू सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसे कहते हैं बहुलक, मोड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आर ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व? तोरण, ओजाइव कर्व को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? बार डायग्राम्स आर ड्रॉन फॉर विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स? तो बार डायग्राम कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट दोनों टाइप के वेरिएबल्स के लिए बनाए जाते हैं। दंड आरेख है। बार डायग्राम इज वन डायमेंशियल डायग्राम, एक विमीय आरेख है। चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है पिक्टोग्राम प्रेजेंटेशन इस इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज सरल दंड चित्र। सिंपल बार डायग्राम सबसे सिंपल फॉर्म होता है चित्र के रूप में दिखाने का। आयत चित्र की श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कलेक्शन, अरेंजमेंट, प्रेजेंटेशन। संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, इन तीनों का रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Which information is derived from the data represented by the histogram? हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम उससे बहुलक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तोरणों के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। डेटा सोन बाई ओजाइव डिस्क्राइब विच इंफॉर्मेशन? ओजाइव कर्व से माध्यिका की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र गोलाकार होते हैं। डायग्राम आर सर्कुलर। कौन से चित्र गोलाकार होते हैं? पाई डायग्राम। वृत्त चित्र। दंड चित्र है। बार डायग्राम इज सिंगुलर, सरल, सिंपल बार डायग्राम। द्विविमा चित्र कहलाते हैं। 2 डायमेंशियल आर ऑल्सो कॉल्ड एरिया डायग्राम। क्षेत्रफल चित्र भी कहलाते हैं। विभिन्न मदों मासिक व्यय का प्रदर्शन सबसे उपयुक्त होगा। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पाई डायग्राम। वृत्त चित्र के माध्यम से हम लोग अपने मंथली एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 1% मूल्य वृत्त पर 1% वॉल्यूम ऑफ ए पाई इज 3.6 डिग्री। ओजाइव खोज सकता है। ओजाइव कैन फाइंड माध्यिका, मीडियन को ढूंढ सकता है। काल श्रेणी होगी। टाइम सीरीज इज बाय फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होगी। जब 2 या 2 से अधिक तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? When comparative study is to be done among 2 or more than 2 elements, then which diagram is used? इस तरह 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का कंपैरेटिवली स्टडी करना हो तो हम लोग सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड चित्र यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिक टाइम सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का बिंदु रेखीय काल श्रेणी एवं आवृत्ति वितरण प्रदर्शन। किसी ग्राफ के कितने चरण होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन एनी ग्राफ पेपर? 4 चरण होते हैं। ओजाइव वक्र का दूसरा नाम ओजाइव कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र भी कहते हैं।
आयत प्रस्तुति करता है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स। हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, सतत श्रेणी को बताता है। निम्नलिखित में से सतत चर का एक उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल? एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन। बहुलक की गणना का आधार है, बहुलक की गणना का आधार फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, आवृत्ति आयत चित्र है। ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती? ग्राफ द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती, अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला जा सकता विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है। द ग्राफ शोइंग अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, कालिक चित्र कहलाता है। बिंदु रेख बनाए जाते हैं ऑन ग्राफ आर मेड ऑन ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं। माध्यिका की गणना का आधार है बेसिस ऑफ मीडियन इज ओजाइव वक्र। ओजाइव वक्र से हम सब माध्यिका की गणना कर सकते हैं, माध्यिका का पता लगा सकते हैं। जब हम कालिक श्रेणी ग्राफ की रचना करते हैं तो एक्स अक्ष पर लेते हैं विद वाइल ड्राइंग टाइम सीरीज ग्राफ, एक्स एक्सिस हैज टाइम। जब हम टाइम सीरीज ग्राफ बनाते हैं तो हम सब एक्स एक्सिस पर टाइम, समय, काल को दिखाते हैं। वाई अक्ष का दूसरा नाम है, अदर नेम फॉर वाई एक्सिस इज कोटि अक्ष, ऑर्डिनेट। कृत्रिम आधार रेखा के प्रयोग से कौन सी असुविधा दूर नहीं होती? विद द यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन which unsuitability does not uses। अधिक श्रम व धन का उपयोग होता है जब हम कृत्रिम तरीके से बनाते हैं, तो हमारा जो एरर होने का संभावना है, जो अधिक श्रम और मनी वेस्ट होने का संभावना है, वो दूर नहीं होता। क्या सत्य है? एक्स वाई और ओ ग्राफ पर होता है, ये सत्य है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन, ये तीनों एक ग्राफ में होते हैं। बिंदु रेखीय की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ए ग्राफ पेपर। समझने में कठिनाई होती है, बृहद प्रवृत्ति, ब्रॉड टेंडेंसी होता है और मिसयूज भी हो सकता है। तो यहाँ इसके लिमिटेशन मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में ये तीनों चीज़ आ जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। कृत्रिम रेखा आधार फॉल्स बेस लाइन बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है। क्लियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मेक इट अट्रैक्टिव। तो आज हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।